तो हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा आज हम 9th बुक के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को लेके आए। उसके अंदर हम जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसको क्लियर करेंगे। इट मीन्स कि हम पूरे के पूरे बुक को क्लियर करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपका साथ हमारे साथ हो ताकि हम इस पूरे के पूरे 9th के चैप्टर को क्लियर कर पाएँ। और बोर्ड कौन सा होगा? सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो सबसे पहले हम इसके चैप्टर नंबर 1 को लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलो बेटा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले हम आपके बुक को देखेंगे कि आपका बुक क्या कहता है। आपका बुक फरमाता है कि जो बायोलॉजी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। एंड आगे आपका बुक फरमाता है कि इट प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें नॉलेज देती है। और वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उनकी कंपोजिशन, उनके पार्ट्स, उनके स्ट्रक्चर कैसे वो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो हम डिस्कस करें, वो हम पढ़े तो उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। और बायोलॉजी को अगर हम देखें तो बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये जो टर्म है बायोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। बेसिकली हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यूर बुक, बायो का मतलब है लाइफ, अलाइव मीन्स जिंदा रहना। और लोगोस का मतलब क्या लिया गया है आपके बुक में? थॉट्स और रीजनिंग। घबराना नहीं, थॉट्स और रीजनिंग ओल्ड पीरियड में क्या किया जाता था? थॉट्स और रीजनिंग को स्टार्टिंग पीरियड में इस थॉट्स एंड रीजनिंग को लोगोस का मीनिंग समझा जाता था। बट अकॉर्डिंग टू इनोवेशन, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे नॉलेज साइंटिस्ट के ब्रेन में बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रीजनिंग एंड थॉट्स, इन्होंने कहा कि थॉट्स हम सोचते हैं यार, वाकई हाँ सोचते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि रीजनिंग, हम रीजनिंग बेस पे स्टडी तो करते हैं ना, तो दैट्स वाई इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक टर्म दे दें इसको। तो इन्होंने फिर क्या किया? लॉजी मीन्स स्टडी कह दिया। तो आपने घबराना नहीं है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इन सिंपल टर्म्स हम बायोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ की स्टडी करें तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। और ग्रीक जो वर्ड है ये आपने अपने बुक से देख लेने। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो लाइफ है ये तो बेसिकली एक कंडीशन है, इसके अंदर करेक्टर्स पाए जाते हैं। फिर इन्होंने 9 करेक्टर जो आपके बुक में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि ये 9 करेक्टर एनी हाउ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ क्या है? लाइफ को हम देखते हैं। लाइफ बेसिकली ये जो आपकी लाइफ है ना, ये एक कंडीशन है, इसके अंदर ये कंडीशन है, इसके अंदर फर्दर करेक्टर्स पाए जाते हैं। फर्दर करेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि इन काउंट आपके बुक में 9 है। अब कौन से हैं ये हम करेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि ये कौन से करेक्टर्स हैं जो कि लाइफ में पाए जाते हैं, जो कि लाइफ को लाइफ बनाते हैं। विदाउट उन करेक्टर्स के हमारी लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में चली जाएगी। तो चलो बेटा हम उनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है हमारा डाइजेशन। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन एक प्रोसेस है, वो परफॉर्म हुआ होता। ओके, एंड सेकंड मैं इन सबको डिफाइन करता हूँ, पहले लिख लेते हैं। डाइजेशन के बाद हमारा आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। एंड उसके बाद हमारा आता है नंबर 4 पे है हमारा मूवमेंट एंड नंबर 5 पे आता है हमारा ग्रोथ। उसके बाद नंबर 6 पे डेवलपमेंट एंड नंबर 7 पे आता है एक्सक्रीशन। नंबर 8 पे आता है इरिटेबिलिटी। प्रोडक्शन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये 9 करेक्टर्स अगर किसी लाइफ में, अगर किसी चीज़ में पाए जाते हैं तो वो लिविंग में होगी काउंट।
और अगर वो ना पाए जाएं तो फिर वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में चली जाएगी। बेसिकली इनमें से कोई एक मौजूद है तो फिर क्या हम उनको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? जी, आग में एनर्जी पाई जाती है तो क्या हम उस आग को लिविंग कहेंगे? नो। बेसिकली इनमें से जो मेजर होते हैं ना, मेजर 2 से 3 वो एनी हाउ ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो ये 9 मेन कैरेक्टर हैं, हम इनको डिफाइन करते हैं सिंपल वे में। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है डाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि ब्लड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सिंपल। और उसके बाद रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है बट एनर्जी होती है ना, वो रिलीज होती है। रेस्पायरेशन को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे वे में समझा देता हूँ। रेस्पायरेशन जो है ना बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो ब्रेक डाउन होता है ना एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अब ये वाला जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फूड ब्रेक हुआ है, इस एब्जॉर्बेबल जिसको हम ग्लूकोज के फॉर्म में हम कहते हैं कि अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है। रेस्पायरेशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज होगा ये ब्लड में जाने के बाद सेल में जैसे ही इंटर होगा तो सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलके बाइंड होगा तो वहाँ से एक एटीपी रिलीज होगी और एक ग्लूकोज में 38 एटीपी मौजूद होती हैं। क्लियर है? बाकी हाँ, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन में ये डिफरेंस है कि बेटा ये जो ब्रीथिंग है ना, ये खुद एक स्टेप है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन फर्दर 2 टाइप की होती है, एनाएरोबिक एंड एरोबिक। फर्दर आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो रेस्पायरेशन है इसमें सिंपल जो फूड एब्जॉर्बेबल तक टूटा हुआ होता है, उस एब्जॉर्बेबल फूड से, ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, एटीपी लेते हैं और एक ग्लूकोज के अंदर 38 एटीपी मौजूद होती हैं। आपको क्लियर होना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी। जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको हम मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कौन से रिएक्शन? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बॉडी जो है ना एक न्यू मॉलिक्यूल बनाती है, बड़ा मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें से जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो बड़ा बने मिलाकर उसको एनाबॉलिज्म, जो तोड़ के छोटे बने उसको केटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये सम ऑफ द रिएक्शन केटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे 4th वन स्टेप मूवमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सर पोजीशन को कैसे चेंज करेगा? वो तो लोकोमोशन हो जाएगा। जी बेटा, लोकोमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो पोजीशन चेंज करता है अपने पार्ट्स की। मतलब यहाँ पे उसका पार्ट्स है तो वो यहाँ पे लेके आएगा, अगर यहाँ पे तो वो यहाँ पे लेके जाएगा। तो ये उसके पार्ट्स हैं जो कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये हमारी मूवमेंट है। तो यहाँ तक मूवमेंट भी क्लियर हो गई। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ। तो बेटा ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी हाइट को इंक्रीज़ करता है, अपनी विड्थ को इंक्रीज़ करता है। तो ये होती है ग्रोथ। उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है। जैसे कि मैं छोटा था, मुझे बियर्ड नहीं थी, मुझे हेयर नहीं थे। आगे जैसे मैं बढ़ता गया तो मेरी जो बॉडी थी उसकी जो है ना पार्ट्स जो होते हैं वो चेंज होते गए। तो दैट्स नॉन एज डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब हम छोटे थे पेट में तो कैसे थे, जब हम पैदा हुए तो कैसे हुए, अब कैसे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं बेटा एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन हम इसी को तो कहते हैं ना बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड लेता है, उस फूड में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लेता है, बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है, वेस्ट ही हम कहते हैं उसको, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के काम का नहीं होता है तो उसको हम वेस्ट कहते हैं। अब उसको जो ऑर्गेनिज्म होता है वो धक्के दे के बाहर बॉडी से निकाल देता है। दिस प्रोसेस नॉन एज एक्सक्रीशन। उसके बाद बेटा इरिटेबिलिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है, रेस्पॉन्स जनरेट करता है। इरिटेबिलिटी, इसमें इरिटेट होता है ऑर्गेनिज्म, इरिटेट होने के बाद वो कोई ना कोई रिस्पांस देता है। तो दिस इज नॉन एज इरिटेबिलिटी। उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो अपने बच्चे पैदा करता है, मतलब अपने जो नंबर होता है उनको इंक्रीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं सिंपल वे में। आगे आप बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करता है।
क्लियर। अब इसके बाद हम बायोलॉजी को देखें कि बायोलॉजी है क्या। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक स्टडी ऑफ लाइफ है, और लाइफ एक कंडीशन है जिसके अंदर 9 करेक्टर पाए जाते हैं, और ये 9 करेक्टर मैंने आपको डिस्कस करवाया। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस बायोलॉजी को फर्दर 3 डिवीजन में, ब्रांचेस में डिवाइड किया है। अब वो कौन सी ब्रांचेस हैं वो हम देखते हैं। तो बेटा इस बायोलॉजी को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने 3 ब्रांचेस, मेजर 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। कौन सी है? एक हमारी जूलॉजी है, देन बॉटनी है, जूलॉजी, बॉटनी, एंड उसके बाद है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा। तो जूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर, क्योंकि ये इसमें बायोलॉजी से निकली हैं, तो इनको हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कहेंगे। और बायोलॉजी खुद जो है ना नेचुरल साइंस की ब्रांच है। जूलॉजी जो है ना ये खुद ग्रीक वर्ड से निकली गई है। ग्रीक वर्ड कौन सा? जून। आपके बुक में लिखा गया है जून का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इट मीन्स के स्टडी ऑफ एनिमल्स, जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं ना, उनकी स्टडी करें तो उसको हम जूलॉजी कहेंगे। अगर हम बॉटनी की बात करें, ये भी ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। इसकी हम देखें तो आपके बुक में थोड़ी सी जो है ना बुक वालों ने छपाई के दौरान मिस्टेक कर दी है। उन्होंने क्या किया है कि बॉटनी के डेफिनेशन की लाइनिंग में उन्होंने लॉजी की 2-3 पॉइंट्स दे दिए हैं, और बॉटेन के वर्ड को ब्यूटेन कर दिया है। ब्यूटेन बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल है जो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बॉटनी ग्रीक वर्ड से निकला गया है बोटेन से, बोटेन, ना कि ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं, बोटेन से निकला गया है। और बोटेन का मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को हम कहेंगे बॉटनी। और माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्मॉल लाइफ की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ तक आपने ये क्लियर होना चाहिए कि 3 मेजर डिवीजन है, और 3 मेजर डिवीजन के आगे फर्दर इन्होंने जो है ना ब्रांचेस बनाई हुई है। 15 ब्रांचेस आपके बुक में दी गई हैं। जितनी अभी हमसे हो सकी हम करते हैं, बाकी हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। तो इसको मिटाते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एक्सटर्नल जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करें तो उनको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में आप मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स देख पा रहे हैं उनकी अगर हम सिंपल वे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्फोलॉजी। उन्हीं पार्ट्स को अगर हम कट करके उनके अंदर जो प्रेजेंट पार्ट्स हैं उनको देखें, या मेरे पेट के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करें तो उस ब्रांच को हम कहेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी। सेल्स बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ है। हम किस चीज़ से बने हुए हैं? हम सेल से बने हुए हैं। तो सेल्स की स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, यहाँ पे लिख देता हूँ साइटोलॉजी। सेल हो गए, ये 3 सेल हो गए, ये 4 सेल हो गए। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाए तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। और अब इस टिश्यू की स्टडी करें कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में। बहुत सारी लोकेशन चेंज होगी, उनके लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो उनकी स्टडी करें तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। ये भी एक ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की, स्पेशली ह्यूमन की बात करते हैं। इसके अंदर तो ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन की बॉडी में, उनमें डिजीज़ कैसे आती हैं, वो कैसे अपने आप को बचाते हैं अगर कोई फॉरेनर आता है। तो ये सारी की सारी स्टडी, हाउ हमारे ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं उनकी स्टडी करें तो उनको हम फिजियोलॉजी करते हैं। बेसिकली मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में फिजियोलॉजी BS कर रहा हूँ, एंड उसके बाद इंशाल्लाह मैं PhD करूँगा आपकी दुआओं से। तो यहाँ तक क्लियर है कि फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी, ह्यूमन के ऑर्गन जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके बेटा, फिजियोलॉजी के बाद हम आए तो हम देखते हैं टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम रूल्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइंस के रूल्स, साइंस के जो रूल्स होते हैं साइंटिस्ट के, उनके रूल्स के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोकेशन के बेस पे उनकी ग्रुपिंग करते हैं, उनको नेमिंग देते हैं। मतलब कि ये एक अलमारी है, सही है, ये एक अलमारी है, उस अलमारी में जितने भी खाने होते हैं, बॉक्सेस और डब्बे होते हैं, खाने होते हैं, जो भी आप बोलते हैं, समझ तो रहे होंगे। तो अलमारी होती है, अलमारी में अंदर जितने भी खाने होते हैं, तो उन खानों में हम स्पेशली जगह का नाम देके, घरों में क्या होता है, ऐसे हम अलमारी में भाई ये इस चुड़ैल का है, ये चुड़ैल रखेगी इसके अंदर, और ये इस छोटी का है, ये छोटी के कपड़े इसके अंदर हम रखेंगे, और ये इस बड़ी का खाना है, इस बड़ी का खाना है, इसमें बड़ी ही कपड़ा रखेगी, कोई और नहीं रखेगा। तो वो अपने नाम पे अपने बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सिंपल वे में टेक्सोनॉमी के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर एक एक खाना एक एक ऑर्गेनिज्म को दिया गया होता है, एक एक जो स्पेस होता है उस अलमारी के अंदर। तो सेम वे में टेक्सोनॉमी एक अलमारी है, इसके अंदर जितने भी खाने वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ऑर्गेनिज्म की जितने भी कैटेगरीज होंगी वो उनमें रख दी जाएगी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रूल। तो यहाँ तक क्लियर है, टेक्सोनॉमी भी क्लियर है। टेक्सोनॉमी के बाद हम आएंगे जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनकी ट्रांसफरिंग। देखें ये जो है ना, ये उसके अपने बाप के जैसा है। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम पार्ट्स को देखते हैं कि कैसे मैं अपने बाप जैसा हूँ, सिंपल वे में। तो अब हम जेनेटिक्स के बाद हम आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म जहाँ से बन रहा होता है वहाँ से हम उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ से एक ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट करता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जितनी भी हमारी रिमेनिंग ब्रांचेज हैं हम उनको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहें और अपने घर में खेलते खाते पीते घूमते फिरते रहें। टेक केयर, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।